नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और हम लेकर आए हैं आपके लिए नेशन 360 डिग्री, जहां पर हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जो आपसे सरोकार रखती है पूरे विस्तार और आंकड़ों के साथ, ताकि आप खबर पर अपना सटीक और निष्पक्ष नजरिया कायम कर सकें। कश्मीर अमन के रास्ते पर लौट चला है। आतंक को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जा रहा है। खौफ के किरदारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसी से बौखलाकर आतंकियों ने नया पैंतरा शुरू कर दिया है। वो सिविलियन के तौर पर लोगों के बीच में रहते हैं और गैर कश्मीरी सुरक्षा बलों पर हमला करके फिर से छिप जाते हैं। पिछले कुछ वक्त में ऐसे हमलों में तेजी आई है। दरअसल ये ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी का असर है कि आतंकी नेटवर्क की कमर टूट चुकी है। दूसरी तरफ धारा 370 हटने से कश्मीर में आतंकी मंसूबों के चंगुल से बाहर आ रहे हैं। इसी सबसे पाकिस्तान बौखलाकर अब वहां का माहौल एक नए तरीके से खराब कर रहा है। इसलिए लगातार स्लीपर सेल के जरिए लोगों को मारा जा रहा है। सुरक्षा बलों को छोड़ अब सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है ताकि आम लोगों को दर्द हो। कश्मीरी पंडितों को या फिर गैर कश्मीरियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि एक बार फिर से लोगों के अंदर कश्मीर का रुख करते वक्त डर और खौफ कायम हो जाए। सिर्फ अक्टूबर के महीने की हम बात करें तो अब तक 12 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। कश्मीरी पंडित, गैर कश्मीरी और सुरक्षा बलों के जवानों को टारगेट पर लिया जा रहा है, जिससे कश्मीर में एक दहशत फैलाई जा सके। गैर कश्मीरी वहां नहीं रह सकता, यह एहसास बनाया जा सके और सुरक्षा में डटे जवानों को भी उनका मोरल डाउन किया जाए। लेकिन आतंकियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने टारगेट किलिंग के लिए पूरी तैयारी की है। टारगेट किलिंग के लिए खौफनाक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें पहले रेकी की जाती है। यह काम स्लीपर सेल के जरिए होता है, जिसमें सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है, जिसकी पूरी जानकारी आतंकी जुटाते हैं। इस काम में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर काम करते हैं। फिर वो लगातार टारगेट का पीछा करते हैं और प्लांट अटैक कर भीड़ में गायब हो जाते हैं। फिर से सिविलियन की तरह रहने लग जाते हैं और इसीलिए इन्हें ढूंढ पाना, इन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। आतंकियों के टारगेट पर गैर कश्मीरी हैं। इस तरह से वो अगस्त में 4 हमले कर चुके हैं। जुलाई में 1 अटैक हुआ है, सितंबर में 2 हत्या और अक्टूबर में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। धारा 370 हटने के बाद आतंकी इस नई तरह की मॉडस ऑपरेंडी पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो इस साल अब तक 31 सिविलियन की हत्या कर चुके हैं। इस दौरान मुठभेड़ में हमारे 37 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन 150 आतंकियों के जहन्नुम का टिकट कट चुका है। ऑपरेशन ऑल आउट 2 भी पहले की तरह अच्छा खासा कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकर उनको पनाह देने वाली ISI की नींद उड़ी हुई है। जुलाई में 33 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अगस्त में 18 आतंकी, सितंबर में 10 और अक्टूबर में 17 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 2019 में 163 आतंकी मार गिराए गए, 2020 में 232 और इस साल अब तक 150 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जिससे बौखलाकर आतंकी टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि टारगेट किलिंग के पीछे आतंकियों की क्या मंशा है, ये भी समझते हैं। दरअसल आतंकियों ने दहशत फैलाने का तरीका भी बदला है और आतंकी संगठनों के कारनामे भी बदल रहे हैं। टारगेट किलिंग के खात्मे की तैयारी कर चुके हैं सुरक्षा बल। आपको बता दें, आतंकियों ने सिर्फ अक्टूबर के महीने में 12 लोगों को अपने टारगेट पर लिया है। कश्मीर विकास की पटरी पर दौड़ने लगा है। बस यहीं से पाकिस्तान की बौखलाहट शुरू हो जाती है। कश्मीर में 370 हटने के बाद से अमन का कारवां आगे बढ़ने लगा है। बस यहीं से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका परेशान हो उठे हैं। कश्मीर में आतंकियों का दनादन एनकाउंटर हो रहा है। बस यहीं से आतंकी गुटों में बेचैनी बढ़ गई है। मैं विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा करें। जिसके बाद ISI ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए वो घाटी में दहशत फैलाने का मंसूबा पाले बैठे हैं। लेकिन इस बार उसने टारगेट किलिंग के जरिए खौफ का ख्वाब पाला है, जिसमें गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है और माहौल खराब करने की तैयारी में है।
आतंकी संगठन एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रविवार देर रात आतंकियों ने बटमालू एरिया में पुलिसकर्मी तौसीफ अहमद को गोली मार दी। तौसीफ 29 साल के थे। कांस्टेबल तौसीफ अहमद पर बटमूला स्थित एसडी कॉलोनी में उनके घर के पास गोली मारी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। अब इलाके की घेराबंदी कर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों की इस घिनौनी हरकत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा, मैं श्रीनगर के बटमालू में आतंकवादियों द्वारा हमारे बहादुर पुलिस जवान तौसीफ वानी की निशंस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। ये कायरता का कार्य है और हिंसा के अपराधियों को बहुत जल्द न्याय के दायरे में लाया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पिछले कुछ वक्त में टारगेट किलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले महीने अक्टूबर में आतंकियों ने 12 गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी थी। खास बात यह कि आतंकी छुपने के लिए सिविलियन का सहारा ले रहे हैं, यानी स्लीपर सेल के जरिए टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और श्रीनगर से हमारे संवाददाता मीर फरीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर फरीद से हम बात करते हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो टारगेटेड किलिंग है ये एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि इन्हें वो लोग स्लीपर सेल के अंजाम दे रहे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है सेना के पास, और तुरंत वो लोगों में छिप भी जाते हैं, मिक्सअप भी हो जाते हैं। ऐसे में इन तक पहुंचने के लिए क्या रणनीति सेना ने बनाई है? और ये स्थानीय लोगों के साथ के बिना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक वो अपने अंदर से अपने बीच के इन स्लीपर सेल के चेहरों को या फिर जिन्होंने कृत्य किए हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या रणनीति बना रही है सुरक्षा बल? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। सुरक्षा बल जो है पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं अभी तक ये जो चेहरे हैं, जो ये नया फेज़ है जहाँ पे हमने बार बार ये स्टोरी भी चलाई है कि हाइब्रिड मिलिटेंसी कैसे अपना सर उठा रही है, खासकर श्रीनगर में। और उसके बाद एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग्स, और फिर हमने देखा गृह मंत्री का दौरा भी हुआ, काफ़ी सिक्योरिटी मीटिंग्स भी हुई और एक नए सिक्योरिटी प्लान की बात हुई जिसके तहत कई चीज़ों में फेरबदल हुए हैं और कई जो है इनफैक्ट 4000 की संख्या में जो है एडिशनल ट्रूप्स भी यहाँ लाए हैं श्रीनगर में। उसके अलावा एरिया डोमिनेशन की बात करें, परमानेंट बंकर्स की बात करें, मोबाइल बंकर पोजीशंस की बात करें, एरियल सर्वेलेंस की बात करें, तो कई चीज़ों में फेरबदल हुए थे। टारगेट था कि जो ये टारगेटेड किलिंग्स हैं इनको रोका जाए और कुछ देर तक जो है शांति हुई थी, लेकिन कल शाम में हमने फिर एक बार जो है टारगेटेड किलिंग देखी। पुलिस कांस्टेबल को बिल्कुल उसी तरीके से टारगेट करके घर जाके जो है उसको मारा गया, सॉफ्ट टारगेट। और अब जो है फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं सुरक्षा बलों की, क्योंकि अगर एक किलिंग हुई है तो इनपुट्स भी हैं कि आगे जो है ये किलिंग्स का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो सकता है। और जो भी वल्नरेबल लोग हैं जैसे माइनॉरिटीज़ हैं या फिर कश्मीरी पंडित्स हैं, पुलिस वाले हैं जो कि सिविल एरिया में रहते हैं, लोकल्स हैं, तो उनको जो है टारगेट किया जा सकता है। तो हालांकि कोशिश तो हो रही है लेकिन अभी तक रोक नहीं पाए हैं और आगे जो है लगता है और कुछ फेरबदल की उम्मीद है। और हमारे साथ बने रहिए कि इस पे जो है बिल्कुल पाया जाए। जी, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी भी जुड़ चुके हैं। उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि टारगेट किलिंग के पीछे आतंकियों की मंशा क्या है। क्या उनकी जो बैकबोन है ऑपरेशन ऑल आउट के चलते उनके कमांडर्स मारे जा चुके हैं, इसकी बौखलाहट का नतीजा है, या फिर ये नई स्ट्रैटेजी है? इसके पीछे मंशा एक को मारो, हजारों को डराओ और एक डर का माहौल जो है कश्मीर घाटी में पैदा करो। खासकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस प्रकार से जो पाकिस्तान की मंशा थी और चंदे पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर घाटी की हैं उनकी भी ये शायद मंशा थी कि कश्मीर घाटी के अंदर एक आक्रोश पैदा होगा, वो ना हुआ। और ये बौखलाहट उनसे देखी नहीं गई कि ऐसे कैसे हो गया कि कश्मीरी आवाम जो है वह डेवलपमेंट की ओर उसका ध्यान जा रहा है। उसने कश्मीरी यूथ ने हथियार छोड़ डेवलपमेंट, अपनी तरक्की, पढ़ाई की ओर ध्यान जा रहा है, टूरिज्म में जबरदस्त बढ़ावा है। तो ये जो है अब देखा नहीं जा रहा है। दरअसल आतंकियों ने दहशत फैलाने का तरीका भी बदला है और आतंकी संगठनों के कारनामे भी बदले हैं। वो अब छोटे छोटे गुट बनाकर खौफ फैला रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर टाइगर्स और अल बद्र के नाम से गुट बनाए हैं। जैश ए मोहम्मद ने गजनवी फोर्स और लश्कर मुस्तफ़ा, जबकि लश्कर तैयबा ने PFF और TRF बनाए हैं। वहीं अलकायदा अल बद्र के नाम से कश्मीर में एक्टिव है।
इस वक्त आईएसआई ने जो प्लान तैयार किया है उसमें कश्मीर में दहशत फैलाने की कमान टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फोर्स को दी हुई है, जिसके नीचे कश्मीर टाइगर्स को काम करना है, जो आईडी ब्लास्ट करवाती है, गजनवी फोर्स टारगेट किलिंग करवाती है, लश्कर मुस्तफा लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, वहीं पीएएफएफ के पास स्लीपर सेल का जिम्मा है। हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी लगातार बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजय जी, जरा बताएं कि आतंकियों का जो नया मॉड्यूल है टारगेट किलिंग का, ये हम एक तरह से समझें कि जो उनकी बौखलाहट है कि अब उनके कमांडर्स मारे जा चुके हैं, उनका नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हो चुका है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, स्लीपर सेल के जरिए ही घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। आईएसआई का मुखाटा है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ये सब मिलकर के अब अपने स्लीपर सेल्स के द्वारा इस तरह के टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। ये और कोई नहीं, ये हाइड मिलिटेंट्स है, मारो और भागो और डर पैदा करो। अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और जिस प्रकार से माहौल कश्मीर घाटी में अच्छा हो रहा है, तकरीबन 4,000 कश्मीरी पंडित परिवार वापस श्रीनगर घाटी में जाकर के अपना दोबारा शुरू कर रहे थे अपनी जिंदगी। ये नहीं देखा जा रहा क्योंकि उनकी प्रॉपर्टियां हैं, अब नए कानून बने हैं कि अगर उन्होंने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस सेल में बेची है तो उसके ऊपर वो जाकर के दोबारा कानूनी कार्रवाई करके वापस ले सकते हैं। ये नहीं देखा जा रहा है। तो आतंकी क्यों बौखलाकर टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं, यह भी समझना होगा, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट 2 के जरिए 400 एनकाउंटर में 650 आतंकी ढेर हो चुके हैं। हमारे 85 जवान भी शहीद हो चुके हैं। आतंकी नेटवर्क ध्वस्त होने से नए मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसमें नौजवानों को भड़काना, उन्हें हथियार मुहैया कराना, यह सब कुछ पाकिस्तान से फंड हो रहा है और फिर टारगेट किलिंग के जरिए सिविलियन पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों की मुस्तैदी से जल्द ही इस मॉड्यूल का भी खात्मा होकर रहेगा। कोरोना से लोग परेशान हैं, फिर डेंगू ने लोगों को डरा दिया है। अब जीका का जंजाल बन चुका है। यूपी में जीका के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि जीका अभी 2-3 शहरों में ही फैला है। यह भी डेंगू की तरह मच्छर से फैलता है। लक्षण भी कमोबेश वैसे ही हैं, लेकिन इसके इलाज में देरी जानलेवा हो सकती है, इसलिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। 23 अक्टूबर को जीका का पहला मामला सामने आया। अब तक इसको लेकर 89 केस सामने आ चुके हैं, यानी 15 दिन में करीब 90 केस। एक तरीके से रोजाना 6 केस सामने आ रहे हैं। जीका का जाल फैलता जा रहा है। ये एडीज मच्छर से फैलता है। लक्षण डेंगू जैसे हैं। इस साल यूपी में ज्यादा फैल रहा है, जबकि पिछले साल राजस्थान और एमपी में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिला था। इसके लक्षण बुखार, शरीर पे चकत्ते और जोड़ों में दर्द हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना, डेंगू और अब जीका ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खासतौर से यूपी में जीका ने कोहराम मचाया हुआ। मच्छर से फैलने वाली इस बीमारी ने कानपुर और कन्नौज में अपने पैर पसार लिए हैं। हालात ये हैं कि पिछले 15 दिनों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यूपी में करीब 90 मरीज सामने आ चुके हैं। कानपुर में जीका वायरस का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त हम तिवारीपुर इलाके में मौजूद है। यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगातार घर घर जाकर यहाँ पर जो सैंपलिंग है वो कर रही है। साथ ही साथ जो फॉगिंग है, जो छिड़काव है, लगातार उसको भी कर रही है। एक एक घर में जाया जा रहा है, वहाँ का मुआयना किया जा रहा है। तो फिलहाल 90 केस करीब यहाँ पर मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम लगातार जा रही है। लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि अभी तक जो सोर्स है जीका वायरस का, उसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन चकेरी और उसके आसपास के करीब दर्जन भर ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर जीका वायरस से जो ये सब जगह है वो संक्रमित है। एक दिन पहले कानपुर में जीका के 10 नए संक्रमित मिले थे। इनमें एक महिला रोगी भी। संक्रमितों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है, लेकिन एहतियातन सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। में सोर्स रिडक्शन की लगी हुई है, जो घर घर में सोर्स रिडक्ट कर रही हैं, उन्हें समाप्त कर रही हैं। लार्विसाइडल का स्प्रे कर रही हैं, घरों के अंदर पायरेथ्रम का स्प्रे कर रही हैं। 50 टीमें लगाई गई हैं सैंपलिंग के लिए जो मिलते हैं, और 15 टीमें जो हैं RRT की लगी। कानपुर और आसपास के इलाके में मच्छर को मारने के लिए फॉगिंग की जा रही है। इस बीच इसे लेकर यूपी सरकार की अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें जीका वायरस की रोकथाम को लेकर मंथन होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली के उपहार हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई है पटियाला हाउस कोर्ट ने। अंसल बंधुओं पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा सुनाई है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी हैं अंसल बंधु। हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अरविंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, 1997 का मामला और आज जाकर सजा सुनाई गई है, वो भी अभी पटियाला हाउस कोर्ट से।
कितना वक्त लगा, क्या कुछ फैसला है और इस वक्त लगने के पीछे क्या वजह रही, ये भी बताइए। केस में सुप्रीम कोर्ट जी मुख्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी और 30-30 करोड़ का जुर्माना लगाया था, लेकिन बाद में जो जेल के दौरान जो सजा बिता चुके थे अंसल बंधु, तो इस लिहाज से उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन एक और दूसरा मामला जो था वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला था, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा था। और महत्वपूर्ण बात यह कि इस मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है अंसल बंधुओं को और 2.25 करोड़ का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला लंबे समय से चल रहा था, इस मामले को लेकर कई सारी जटिलताएं थी, निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन रातों रात विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले में जो दोषी हैं वो सजा के हकदार हैं। तो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा और इसके साथ ही कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है अंसल बंधुओं को। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मुख्य केस था उसमें तो अंसल बंधु राहत पाकर के जेल से बाहर थे, लेकिन अब इस मामले में 7 साल सजा के ऐलान के बाद जब तक उन्हें इस ऊंची अदालत से राहत नहीं मिलती, तब तक अब उन्हें जेल का जाने का रास्ता उनका फिर से साफ हो गया। उनको जेल के पीछे जाना होगा जब तक कि उन्हें किसी ऊंची अदालत से जमानत नहीं मिलती। जी, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चल लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के संग।